अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बहिर एकेडमी कनेक्टिंग विद एसएसटी बाय गुलराना अली। आज हम एसएसटी के कुछ ऑनलाइन वाले पेपर देखेंगे। हमारी जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है उस पर 3 फरवरी 2023 के पेपर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, अखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण है क्योंकि किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसी संसाधनों का खत्म होना संभव होता है। संभव में से यकीनी होता है। चलिए, ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अखेटक और खाद्य संग्राहक हंटर एंड गैदरर लोगों के बारे में जान लेते हैं। अभी ये लोग कैसे होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब इनके कम से कम 4 कारण थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के। पहला कारण था कि जब ये एक जगह के पौधे, फल और जानवरों को खा लेते थे तो भोजन के लिए, खाने की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। फिर दूसरा कारण है, एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को ख़त्म कर देते थे। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है कि जानवरों का शिकार करते थे। चारे के और जानवरों को चारे के लिए जगह चाहिए थी। अगर जिस जगह का चारा, घास ख़त्म हो जाता था उसके लिए भी वो दूसरी जगह जाते थे। फिर तीसरा कारण है, पेड़ों के फल और फूल जो अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए भी ये लोग मौसम के अनुसार अपना इलाका बदलते रहते थे। चौथा कारण है पानी का। नदियों की, कभी कभी कुछ नदियों व झीलों का पानी सूख जाता था, इसलिए भी पानी के लिए, पानी की तलाश में ये दूसरी जगह जाते थे। तो इनकी एक जगह से दूसरी जगह जाने के 4 कारण हैं। दोनों भी ऑप्शन हमारे राइट हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Widows, young women who are differently able to run, mothers of courtesans, retired women servants of the king, women who have retired from service in temples, any be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. This guideline on spinning and weaving workers workshop is described in which of the following text। किसके बारे में दिया हुआ है टैक्स। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटवा और सन को तैयार करने का काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, विधों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। ये कथाई बुनाई कारखाने पर दिए गए निदर्श निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है, कौन सी किताब में दिया हुआ है। मुद्राराक्ष में, या राजतरंगिणी में, या अर्थशास्त्र, या भरीहट कठमनी में। तो ये दिया है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन सी इज राइट होगा इसका। चलो, इसके बारे में हम थोड़ी सी बुक्स के बारे में जान लेते हैं। कौन सी बुक्स किसकी लिखी हुई है। मद्राक्षस है विशाखा दत्त की। राजतिरंगिनी कलहन की बुक लिखी हुई है। अब कलहन ने राजतिरंगिनी कहाँ की हिस्ट्री पर लिखा है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी और क्यों लिखी थी, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अष्टध्यायी पांदी ने लिखा है और अष्टध्यायी का पांदी से जो रिलेटेड है उसने क्यों लिखी, किस बेस पर लिखा, इसका भी डिटेल आप कमेंट में दीजिए। कालिदास की बुक का नाम है कुमार संभवत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असिस्टमेंट फर्स्ट है। 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी क्षमता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया।
सेकंड स्टेटमेंट है 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राजाओं पर आक्रमण करते थे और मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। कि ये दोनों भी सही है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो दोनों भी ऑप्शन ट्रू है, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बट फर्स्ट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की ये शैली के बीच सम्मान है। द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ इंटरेस्टिंग आर्चेज इन हाई सेलिंग रूफ इज कॉमन बिटवीन। किसने इस तरह का आर्किटेक्ट लेकर आया था और कहाँ पर आया था? गोविंद देवा टेम्पल इन वृंदावन एंड फतेहपुर सीकरी प्लेस में, या बंगला डोम टेम्पल्स एंड जोधाबाई प्लेस में, या पैलेसेस ऑफ विजयनगर एंड शाहजहाबाद में, या कुतुब मीनार एंड राजेश्वरी टेम्पल्स। इसके पहले हम ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेद मेहराबों वाली वास्तुकला की ये शैली विद्वान का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के बीच सम्मान है। वहाँ पर दोनों भी एक जैसे है। कहाँ पर मिलेंगे हमको? गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों में मेहराब बने हुए मिलेंगे। और विद्वान का गोविंद देव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ये गोविंद देव मंदिर 1590 में बना था। आमेर के राजा किसने बनाया था इसको? मान सिंह ने बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब अकबर ने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी और ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, आपको ये याद रखना है। और ये कहाँ है फतेहपुर सीकरी? उत्तर प्रदेश के आगरे में है, आगरा ज़िले में है। और राजराजेश्वर मंदिर केरला में है। केरला के राजा कुन्नूर ने बनवाया था। के कुन्नूर के तलिरम्बा में है। राजराजेश्वर मंदिर केरला के केरला में है, जिसको कुर्निल के तलिरम्बा में स्थित है। और कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसको पूरा इल्तुतमिश ने किया था। आपको ये पूरा बॉक्स अच्छी तरह से याद रखनी है, इसी से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर ए होगा, गोविंदो टेम्पल एंड फतेहपुर सीकरी पैलेसेस। नेक्स्ट, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीपों में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब 7वीं सदी के आते आते राजनीतिक बदलाव होने लगे थे। अब इनके राजनीतिक बदलाव क्या हो रहे थे? बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। चलिए ये सही है, राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शास्त्र उठा लिए थे। ये दोनों भी सही है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो हमको दोनों ऑप्शन करेक्ट कहाँ नज़र आते हैं? ओनली ए और बी ओनली है तो ये वैसे भी कट जाएंगे। बचा है सी एंड डी, बोथ आर करेक्ट, दोनों भी सही हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। क्या थे ये? जो बड़े बड़े
कारीगर थे, व्यापारी कंपनी थी, ये काय में कन्वर्ट हो गए थे, ब्लैक टाउन्स में बदल गए थे। कथन, अब इसका कथन भी क्या है, ब्लॉक टाउन्स में ब्लॉक ऐसी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट चर्च और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। ब्लैक टाउन्स, craft and commerce underwent major changes as merchant and artisan were moved to black towns by the European companies in the 18th century. Statement B है, the black referred to native traders and craft person who lived in places like Fort George and Fort St. Williams. क्या ये दोनों भी सही हैं? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, शिल्प वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारियों कारीगरों ने अपनी कंपनी को काय में बदला, ब्लैक टाउन्स में बदला। तो ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन ए राइट है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो ब्लैक देसी व्यापारी है और शिल्पकारों को कहा जाता था जो फोर्ट स्टेन चर्च में रहते थे, ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन बी रॉन्ग है। तो चलिए हमारे ऑप्शन की तरफ, ओनली हमारा ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। उपनिवेशिक भारत के अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। In 1793 थॉमस मुंद्रो इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट्स इन बंगाल। 1793 में थॉमस मुंद्रो ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना शुरू की थी। ऑप्शन बी है, अंडर परमानेंट सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वीआर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। या जमींदार्स वेयर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट रेन फ्रॉम द पेशन। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था। किसके लिए? परमानेंट सेटलमेंट के लिए है। चलिए ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। औपनिवेशिक भारत के अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से सही हैं, कथन सही है देखेंगे हम। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर है कि जमींदार को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था। मतलब पहले उनको राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में उन्हें ये परमिशन दी गई कि वो किसानों से लगान वसूल कर सकते हैं। फिर कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त और महाड़वाड़ी बंदोबस्त लागू किए। इस बंदोबस्त को प्रत्यक्ष रूप से अस्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। इस बंदोबस्त को प्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए बनाया गया, जिन्हें रैयत कहा जाता था। किसानों को महालवाड़ी में रैयत कहा जाता था। इस प्रकार इस बंदोबस्त को रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के माध्यम से पेश किया गया था। चलिए आते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। अपन वापस क्या कर रहा है, 1793 में थॉमस मुंद्रो ने नहीं इंट्रोड्यूस किया था, बल्कि कॉर्नवालिस ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन ए कट हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बी एंड सी बचे हैं। तो जहाँ पर ऑप्शन ए है हम उसको पहले ऑप्शन को काट लेंगे। ए भी गया है यहाँ से, ये भी गया है और लास्ट का डी भी गया है। बच रहा है हमारे पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट, बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट, विलियम एडम्स के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से कथन सही हैं? विलियम एडम एक स्कॉटिश प्राचार्य थे। वो एक अंग्रेजी शासक थे। कंपनी ने इन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति और रिपोर्ट तैयार करने के लिए जुम्मा सौंपा था। ऑप्शन 4 है, उन्होंने बंगाल और बिहार के ज़िलों के देशी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए प्रमाण किया था। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले अपन विलियम एडम एक स्कॉटिश प्राचार्य थे। कंपनी ने इन्हें स्कॉटिश कंपनी थे पर कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति के लिए शिक्षा की प्रोग्रेस के लिए रिपोर्ट तैयार करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। और उन्होंने कहाँ पर? बंगाल और बिहार के ज़िलों में। अब उन्होंने रिपोर्ट में क्या तैयार किया था ये देखेंगे। एडम एक शिक्षा विद्वान और कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक थे। एडम का मानना था कि शिक्षा के द्वारा किसी भी समाज को विकसित किया जा सकता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने एडम को बिहार और बंगाल की शिक्षा में संरक्षण करने के लिए का काम दिया, मतलब सर्वे का काम दिया। एडम ने पहली रिपोर्ट 1835 में प्रस्तुत की थी। ये एडम कौन थे? एक स्कॉटिश मिशनरीज थे। पहला ऑप्शन राइट है। ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, ब्रिटिश नहीं थे, ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, शिक्षावादी थे, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, हट जाएगा हमारे पास से। फिर थे ये, इनको कंपनी ने प्रोग्रेस करने के लिए दिया, एजुकेशन पे प्रोग्रेस करने के लिए जिम्मेदारी दी थी। और कहाँ केस में? बंगाल और बिहार केस में। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं हमको ऑप्शन 1, 3 और 4 कहाँ पर नज़र आता है? ऑप्शन डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द कॉलम ए एंड बी। राजाराम मोहन राय एक तरफ उनके समाज सुधारक है और दूसरी तरफ उनके राजाराम मोहन राय ने क्या किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसमें क्या बनाई थी? पंडित रमाबाई ने क्या किए थे? और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ताल्लुक किससे है? राजाराम मोहन राय क्या है? राजाराम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। तो ए का 4। तो चलिए, राजाराम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। राजाराम मोहन राय 1 का 4 से। देखिए ऑप्शन में 1 का 4 कहाँ है? यहाँ पर भी नहीं है। ए का 4 बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। हमारा आंसर निकल चुका है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर भी हम मैच कर ही लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किए थे? आर्य समाज की स्थापना की थी, जो हो रहा है 3। फिर पंडित रमाबाई ने क्या किया था? विडो होम्स बनाया था, एक जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किए थे? स्कूलें बनाई थी लड़कियों के लिए, ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। पश्चिमी विचारों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, प्राचीन ग्रंथों में शुल्क या वाक्यों को ढूंढना। कौन सा ऑप्शन सही है उसको सिलेक्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ईश्वरचंद विद्यासागर के विचारों को जान लेते हैं। पश्चिमी विचारों का हवाला देना और प्राचीन ग्रंथों में शल्य या वाक्यों को ढूंढना किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति थी। ठीक है, इन्होंने कब किए थे? 1920 में ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म बंगाल में हुगली जिले में हुआ।
19वीं सदी में एक उल्लेखनीय कार्यकर्ता और विचारक थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विद्वान और समाज सुधारक थे। उनके विचारों में भारतीय और पश्चिमी दोनों आदर्श शामिल थे। क्या किए थे इन्होंने? पश्चिमी विचारों का हवाला दिया, राइट है। और इन्होंने अंधविश्वासों को खोजना, समर्थन नहीं किए थे, इन्होंने विरोध किए थे और अंधविश्वासों को खोजा था। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। प्राचीन ग्रंथों का वाक्यों को ढूंढा था, ये भी सही है। ए और सी राइट है। तो कहाँ पर जहाँ हमारा ए और सी दिख रहा है वो हमारा राइट आंसर होगा। ए में नहीं है, ए कट गया, बी में भी कट गया, बी जहाँ जहाँ है उसको काट दी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following movement agitation was were the part of Gandhi's non-cooperation movement? निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्से थे? खेड़ा गुजरात के पट्टीदार किसान आंदोलन था। पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन हुआ था। या गुजरात में नमक सत्याग्रह। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के करीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सही है? खेड़ा गुजरात में हुआ था। चलिए ये सही है। किनके साथ हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। पंजाब के घूसखोर, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। गुजरात में नमक सत्याग्रह हुआ था और आंध्र प्रदेश में भी वन सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन 1, 3 और 4 राइट है। जहाँ 2 होगा उसको काट देंगे हम। इसमें 2 है, ये कट गया है। ऑप्शन 1, 2, 3 ये भी कट गया है। बचा है हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर द डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905 was also known as वंदे मातरम मूवमेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम के नाम से जाना गया? बंगाल, असम, पंजाब या आंध्र प्रदेश? तो इसको आंध्र में वंदे मातरम के नाम से जाना गया। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने और उनको लागू करने के लिए एक आयोग का गठन किया। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि और उपभोक्ता वस्तु उद्योग पर प्राप्त जोर दिया गया। क्या था? चलिए इसके पहले हम ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या हुआ था? 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना बनाई जिसका नाम योजना आयोग दिया गया। चलिए ये सही है ऑप्शन। फिर हुआ था क्या आज़ादी के बाद भारत ने सरकारी योजनाएं बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग जो सीधा भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, उसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी अध्यक्षता में 1950 को ये गठन किया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रखा गया। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है या योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। कब रखा गया? 1 जनवरी 2015 को। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं।
तो 1956, चलिए अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। 1956 में तैयार जो सेकंड पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें मुख्य उद्देश्य क्या था उसका, तैयार की गई थी, जिसमें कृषि और उपभोक्ता बता रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका भारी उद्योग थे, वस्तु उद्योग नहीं, भारी उद्योग के विकास हुआ था, इस पर जोर दिया गया था। तो ये ऑप्शन कृषि पर दे रहा है, एग्रीकल्चर पर नहीं बल्कि ये इंडस्ट्रीज पर हुआ था, तो ऑप्शन बी रॉन्ग होगा। तो जहाँ जहाँ पर ऑप्शन बी है वो ऑप्शन को हम काट लेंगे। ये कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन इज ट्रू बोल रहा है, ये भी कट गया, सॉरी ऑप्शन इज राइट है, बी कट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्योतिराव फुले पर कौन से कथन सही हैं? फुले ने ईसाई मिशनरियां स्कूलों में पढ़ाई की थी। सही है। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। यस, ये भी सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। ये सही है। वो अपने समय के उपनिवेशवाद और विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। ये भी सही है। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में दक्षिणी अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को संपरित किया, बल्कि नहीं, उन्होंने इसके आलोचक थे, संपरिक नहीं थे बल्कि आलोचक थे, नुकात थे, उन्होंने इसको क्रिटिक किया था। तो ऑप्शन ई कट जाएगा। जिस ऑप्शन में ऑप्शन ई है वो हमारे आंसर से हट जाएगा। यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है, तीनों भी ऑप्शन में ई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ई गलत होगा। नेक्स्ट है, एक रोल प्ले नाटक में सौरमंडल के मतलब सोलर सिस्टम के to depict planet size correctly in a role play on the solar system, a teacher select two students of the same height and weight. Which of the following two planet could they be in acting? मतलब एक टीचर है जिसने जो जोग्राफिया पढ़ा रही थी, जोग्राफिया के पीरियड में उसने सोलर सिस्टम को पढ़ा रही थी, पर अब उसने रोल प्ले के लिए क्या किया, दो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किए जो एक ही हाइट और एक ही वेट के हों। तो वो जब प्लैनेट पढ़ा रही है तो वो किन प्लैनेट को बता रही है, किन प्लैनेट को बताने के लिए, दर्शाने के लिए उसने ये रोल प्ले का मॉडल किया है। मर्क्यूरी एंड वीनस, या सैटर्न और पृथ्वी, अर्थ, या अर्थ एंड मून, या अर्थ एंड वीनस। कौन से ऐसे दो प्लैनेट है जो हाइट में भी और वेट में भी सेम है? तो वो दो प्लैनेट है अर्थ एंड वीनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डेडलाइन, द स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल डेडलाइन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंटरनेशनल डेडलाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। यस, सही है। इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू पैसिफिक ओशन, ये इंटरनेशनल डेडलाइन कहाँ से पास हो रही है, पैसिफिक ओशन से, ये भी करेक्ट है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, करेक्ट है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो ए और बी आर करेक्ट। कहाँ मिलेंगे हमको? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इफ़ इट 10 AM 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, अगर आप 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर है और सुबह के 10 बज रहे हैं तो ग्रीनविच पर क्या टाइम होगा? अब हम टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने अर्थ 24 घंटे में कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री। अब इसको
किस तरह से किया हमने, हर 1 घंटे में वो 15 डिग्री पर वो 1 घंटे में घूमती है, और 1 डिग्री में 4 मिनट पर घूमती है। 4 मिनट होता है 15 डिग्री, मतलब 24 घंटे। 24 घंटे कितने बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। तो हर 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर है। 1 घंटा और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको एट लॉन्गिट्यूड 60 वेस्ट है, ग्रीनविच का हमको टाइम मालूम करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 60 को 4 से ज़रब देंगे, और ये आएगा हमारा 240 डिग्री। फिर 240 डिग्री को डिवाइडेड करेंगे 60 से, जिसका आंसर होगा 4। तब हमको क्या करना है, 4 घंटे निकल चुका है। चार घंटे का टाइमिंग हमारे पास निकल चुका है। अब हमको क्या पता करना है कि ग्रीनविच पर कितना टाइम हुआ होगा। अब हमको पता करना है कि ग्रीनविच पर कितना टाइम हुआ होगा जब 60 डिग्री वेस्ट पर 10 बजे हैं। तो हमको क्या करना है, 10 AM में प्लस करना है 4 घंटे को। अब यहाँ से हमको काउंट करें हमने, तो ये बचेगा 2 PM। तो हमारा राइट आंसर होगा 2 PM, आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ यू आर एट 0 डिग्री लैटिट्यूड यू वुड बी स्टैंडिंग ऑन द, अगर आप 0 डिग्री आकांक्षा पर है तो आप कहाँ पर खड़े हुए हैं? इक्वेटर, या नॉर्थ पोल, या मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या एंटार्क्टिक सर्कल। तो आप खड़े हैं इक्वेटर पर। 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है, और नॉर्थ पोल कितने पर होता है? 90 डिग्री पर होता है नॉर्थ पोल। मकर रेखा देखिए इधर, यह है आपका 0 डिग्री पर इक्वेटर। ये आपकी मकर रेखा, जिसको आप TC कहेंगे, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न, और ये होती है 23.5 डिग्री। और एक है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल जिसको आप दक्षिण ध्रुवविंद कहते हैं, ये होता है 66.5 डिग्री। आपको पूछा है उसने 0 डिग्री का मतलब इक्वेटर के बारे में पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा इक्वेटर, ऑप्शन ए। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, 2 आर एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, द अदर 2 आर। हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 पार्ट्स है, जिसमें से 2 पार्ट्स उसने दिया है, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। 2 का पता हमको मालूम करना है, 2 क्या है, हेट्रोस्फीयर और मेसोस्फीयर है, या हेट्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर है, या लिथोस्फीयर और मेसोस्फीयर है, या लिथोस्फीयर एंड स्ट्रोस्फीयर है। तो क्या दिया है हमको, एटमॉस्फेयर दिया है और बायोस्फीयर दिया है। देखिए 4 पार्ट्स हैं हमारे, बायोस्फीयर ऑलरेडी दिया है, और एटमॉस्फेयर भी दिया है, पहला और दूसरा दिया है। हमको तीसरा पता करना है, तीसरा है हेट्रोस्फीयर और चौथा है लिथोस्फीयर। ये पहला एटमॉस्फेयर, दूसरा बायोस्फीयर, तीसरा है हेट्रोस्फीयर और चौथा है लिथोस्फीयर। तो हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन में दिया है, और ये 2 हमको ऑप्शन में से लेना है, हेट्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। चलिए देखते हैं हेट्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर कहाँ पर है। लिथोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में सही है? इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है।
वर्षावन वो होते हैं जिनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे वाले रहते हैं, जिनको हम सदाबहार वन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट हुआ। एंड दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स डिफरेंट टाइम्स एंड उस डिफरेंट टाइम पर, ये साल में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट अपने साल में अलग अलग समय के मुताबिक अपने पत्तियों को गिराते हैं। तो ये भी सही है। फिर है इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है। ये नहीं है, इसमें साल शीशम नहीं होती। और ये कहाँ पाया जाता है? इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, इन वनों को मानसूनी वन नहीं कहते हैं। ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको और पैसिफिक ओशन वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस एरिया में होते हैं? ये जहाँ पर 80 डिग्री 28 डिग्री होता है साउथ एंड नॉर्थ इक्वेटर से, यहाँ पर पाए जाते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ में भी नज़र आते हैं। और अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और पैसिफिक ओशन में इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ये अपने पत्तों को झड़ाते हैं। कब? अलग अलग टाइम में अपने पत्तों को झड़ाते हैं। रेन फॉरेस्ट बिलोंग टू ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ऑप्शन इज राइट हुआ हमारा। इसी के साथ हमारा ये पेपर के 20 क्वेश्चन खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। और कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फ्री क्विज़ होती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।